आप सबको मैं सतीश जी से के वजह से मिल रहा हूँ। वैसे तो हमारे स्वयंसेवक पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन कर्नाटक के सब कार्यकर्ता को और खास करके कुटुंब प्रबोधन के कार्यकर्ता को मैं इस वेबिनार के माध्यम से मिल रहा हूँ। मैं एक मेरे रघुराम भट्ट जो है हमारे आयुर्वेदाचार्य है शायद, और हमारे पुराने कार्यकर्ता भी है, उसको भी मैं शायद देख रहा हूँ इसी ग्रुप में है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं उन सबसे मैं नमस्कार करते हुए मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। देखो क्या महत्व है, क्योंकि हमारी जो भारतीय है वो एक बड़ी ऐसे चौराहे पे, ऐसे चौक है जब थ्रेट दे रहा है तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है वो जीवन शैली की वजह से हमको आज बड़ी समस्याएं भुगतनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा है एलएसडी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जीवन शैली की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक्सीडेंट जितने हो रहे हैं उससे ज्यादा आदमी या मनुष्य या भारतीय या पूरे दुनिया का आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, वो डायबिटीज से परेशान है, वो ओबेसिटी से ग्रस्त है, उसको हाइपरटेंशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। वो कोई एंटीबैक्टीरियल दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, एंटीवायरल या उसका वैक्सीन नहीं आएगा कि ओबेसिटी ना आ जाए उसका वैक्सीन आ जाए। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पूरे दुनिया के लिए अभी बड़ा थ्रेट है, और वो लाइफस्टाइल है वेस्टर्न लाइफस्टाइल, पश्चिमी जीवन शैली, जो एक बड़ी समस्या है। हम उसको मॉडर्न लाइफस्टाइल मान रहे हैं, जो वेस्ट से आई है, यूरोप से, अमेरिका से। कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे फूड बनाना, कैसे कपड़े पहनना, कैसे ब्रशिंग करना, कैसे टॉयलेट जाना, कैसे घर के फर्नीचर्स बनाना, उसमें हमको लगता है जो वेस्ट से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, वो सब चीज हम मॉडर्न मान रहे हैं। वो गलती की वजह से आज हम जिस तरह से रहते हैं उसमें कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, हर घर में कोई हाइपरटेंसिव होगा या हाइपोथायरॉयडिज्म का मरीज होगा। तो ये पश्चिमी जीवन शैली इज अ थ्रेट। नहीं तो आज अमेरिका अपने 1,70,000 1 लाख गए, उसके पास कोई डॉक्टर नहीं है, क्या उसके पास मेडिकल्स नहीं है, क्या पैरामेडिकल्स नहीं है, पैसा नहीं है, रिसर्च नहीं है, फिर भी उनकी लाइफस्टाइल की वजह से वो अपने सिटीजन को बचा नहीं पा रहे। यूरोप में भी वही हालत है, लेकिन भारत में हम कुछ बच रहे हैं, हम तो हम भी है, लेकिन 101,38,00,000 138 पब्लिक में से आज भी में ये महामारी बहुत फैल सकती थी, फिर भी हम बचे हैं। तो हमारी कुछ लायल आज भी कुछ है, लेकिन पूरा भारत जिस जा रहा है, तो आज गर्भ संस्कार का क्यों है वो बताने के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमें हमारी लाइफस्टाइल देखनी पड़ेगी। देखो, माता हो या लड़की हो, दोनों एक जैसी दिखती है, इतनी लगती है, बचपन से ही ओबेसिटी। और वो सिर्फ भारत में है या यूएस में, ऐसा नहीं, अफ्रीका हो या एशिया हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, वही प्रॉब्लम है जो पूरे दुनिया भर में है। कुछ तो मैं स्टैटिस्टिक्स से बताता हूँ कि यूएस के लोग ऑस्टियोपोरोसिस से मर रहे हैं या परेशान है, वो उनका ही नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन कहते हैं, कुपोषण जिसको कहते हैं एक हिसाब से। तो भारत में तो कुपोषण हो सकता है, गरीब राष्ट्र ऐसा वो मानते हैं, लेकिन अमेरिका में भी हो रहा है उनकी लाइफस्टाइल की वजह से। और वो मैं नहीं कहता, ये उनका टाइम मैगजीन कहता है। ओबेसिटी कितनी है, क्लिनिकल ओबेसिटी जिसको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, सिर्फ ओबेस है यानी वजन ज्यादा, ऐसा नहीं है। और वो यूएस सर्जन जनरल कहता है कि उनकी वजह से कितने डेथ हो रहे हैं। तो ओबेसिटी है तो डायबिटीज है, ओबेसिटी है कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है कार्डियक प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है थायराइड का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ओबेसिटी एक अगर गिने तो भी कितना प्रॉब्लम है, वो
इतना प्रगत राष्ट्र भी परेशान है, तो वो क्योंकि जन्म से ही विकृति आ रही है, गर्भ से ही हम लोग बीमार हो रहे हैं। ये बात बताने के लिए मैंने ये इसका साइटेशन आपको बताया। और वो बात इंटरनेशनल जेनेटिक कॉन्फ्रेंस में अभी अभी चर्चा हुई गत साल कि भाई 40,000 साल से 40,000 ईयर से ह्यूमन जीन्स आर डिटोरिएटिंग। ह्यूमन जीन्स है वो खराब होता जा रहा है, म्यूटेट होता जा रहा है। और पिछले 100 साल में जितना खराब हुआ उतना 39,900 ईयर्स में नहीं हुआ, पिछले 100 साल में, बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये एंटीबायोटिक्स, ये लाइफस्टाइल। तो 100 ईयर में हम लोग जिस तरह से परेशान है, वो परेशानी हमारी आज हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल से है। तो वर्ल्ड पूरा चेंज होने जा रहा है। ये इलनेस की इंडस्ट्री बहुत चली और कोरोना की वजह से पता चल गया कि वेलनेस का ही काम करना पड़ेगा। कैसे हम हेल्दी रहे, कैसे बीमार ना हो, उसके लिए क्या करना है। हमको स्पा में जाना है, जिम में जाना पड़ेगा, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्सूटिकल, डेयरी, हमारा क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही पूरा फोकस है। और उसका भी बाजार है, तो बड़ा बाजार है। तो वर्ल्ड के बाजार में ये वेलनेस की इंडस्ट्री, ये इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट वो बोल रहा है। और आयुर्वेद जो हमारा ये गर्भ संस्कार का या भारत का जो बेस है, उसकी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी ग्रो हो रही है। कोरोना के वजह से ये सबके सामने ये आ रहा है। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि अभी पतंजलि का एक, सिर्फ बाबा रामदेव का अभी 16,000 करोड़ का एक बिजनेस है। तो आप अगर बिजनेस के हिसाब से भी सोचो तो ये एंटीबायोटिक का बिजनेस नहीं चलेगा। ये इलनेस इंडस्ट्री अभी बंद होने वाली है। तो भारत जिससे पूरे दुनिया को कुछ दे सकता है, उसमें एक गर्भ संस्कार भी है। तो ये उसका बैकग्राउंड बनाते हुए मैं हजारों साल पहले जो हमने बात बताई थी, जो आज अमेरिका के इंटरनेशनल सेंटर जो है, नेशनल जीनोम सेंटर ऑफ अमेरिका, वहाँ जीन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीनोम के ऊपर चर्चा हो रही है। वो हजारों साल पहले महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि वाग्भट ने, आयुर्वेद ने वो अपने ग्रंथों में की थी। वो फिर से हमको उजागर करना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा कि हम लोग जो बात दुनिया को बताते हैं, या दुनिया से हमको सीखना है या दुनिया को हमको सिखाना है, या दोनों करना है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम बहुत कितने प्रोग्रेसिव थे और कितना रिसर्च हो चुका था, उसके ऊपर फिर से रिसर्च कर रहे हैं। उस ऋषि मुनि तो प्रज्ञावान थे, वो तो अपने जो मेधा इतनी थी, वो अपने ज्ञान से दुनिया को वो देख सकते थे। लेकिन हमको उसी ज्ञान चक्षु को लेके आज के हमें फिर से बताना पड़ेगा। तो मैं अभी हमारे जो मूल थ्रस्ट का विषय है, आने वाली जनरेशन, जिसको हम संतति कहते हैं, शायद आपके कन्नड़ में भी संतति यानी न्यू जनरेशन, यानी हमारा बेटा बेटी, हमारा ऑफस्प्रिंग, जो भी कहते हैं, हमारा चाइल्ड। तो संस्कृत डेफिनेशन उसकी है संतति, और उसकी डिटेल है संतति अविच्छिन्न धारा गोत्रम वंशम परंपरा। संतति किसको कहते हैं? जो हमारी अविच्छिन्न धारा है, दादा परदादा बेटा बाप, ये सब एक ही सीक्वेंस में जो है, जिसकी आज की डेफिनेशन है डीएनए जिसको कहते हैं। तो द डीएनए सीक्वेंस इज मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन, ये कहीं, और लाइफ फॉर एवर। जो डीएनए की सीक्वेंस जो मानी जाती है, आज का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कहता है, वही हजारों साल पहले हमारी संतति की व्याख्या में वही था कि संतति अविच्छिन्न धारा। तो क्या लिखा है? डीएनए सीक्वेंस लाइव्स फॉरएवर, मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए सीक्वेंस की बात या संतति की बात सेम वे है। उसका संस्कृत का नॉलेज और आज का जो है उसका इंटरप्रिटेशन चर्चा हम इसमें कुछ करने वाले हैं। तो आयुर्वेद ने जो बताया कि शादी के लिए क्या करना है, तो अतुल्य गोत्र, एक गोत्र में शादी नहीं करना है। उसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं। जैसे कि थैलेसीमिया माइनर किसी को है, अगर एक लड़के को, तो उनको थैलेसीमिया माइनर वाली लड़की से शादी नहीं करनी है। वो आज का साइंस कहता है, हर घर में जानते हैं, हर लड़का लड़की और आज की जनरेशन सब जानते हैं, दुनिया भर जानते हैं, उसमें कोई डॉक्टर नहीं बनना पड़ता। तो वो जितना साइंटिफिक लगता है, क्योंकि मालूम है कि थैलेसीमिया माइनर वाला लड़का थैलेसीमिया माइनर वाली लड़की से अगर शादी करेगा तो उनके आने वाली जनरेशन यानी बेटा या बेटी होगी, उसको थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। वो 31st जेनेटिक पेयर का डिजीज है, उसको आ सकता है।
और वो फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, वो 20-25 साल जिंदा ही नहीं रहेगा, हर महीने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेजर है। और वो उसको क्यों आया, उसके माता पिता के जीन्स में कुछ फॉल्ट था, जो प्रॉब्लम था, तो वो दोनों जीन्स अगर वो थैलेसीमिया माइनर, तो वही हमारे शास्त्रों ने बोला कि वही गोत्र है। तो भारद्वाज, जैसे मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, तो मैं भारद्वाज गोत्र की जो भी कन्या है वो मेरी बहन हो या मेरी बेटी होगी, तो भारद्वाज गोत्र में मैं शादी नहीं करूंगा तो अपने आप वो तय हो जाएगा कि कोई भी डिजीज में नीचे की जनरेशन में वो शिफ्ट नहीं करूंगा या ट्रांसमिट नहीं करूंगा या जनरेशन में वो नहीं जाएगा। ये हमारा गोत्र का विज्ञान था, जो आज का जेनेटिक साइंस है, वो मैं आगे और भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, हमारे यहाँ बेसिक जो ऋषि हुए उनके नाम से हमारे गोत्र चलते हैं। कर्नाटक में भी वही जानते होंगे, वो पूरे वर्ल्ड में ओबामा, अगर अमेरिका का एक्स राष्ट्रपति और अभी का डोनाल्ड ट्रंप है, तो उसका भी कोई गोत्र होगा, उसको नहीं मालूम, वो उसकी समस्या है। लेकिन हम सब जो मनुष्य जाति है, कोई ना कोई ऋषि की संतान है। अब हम जितने समझते थे भारतीय लोग, मैंने आपके सामने जो स्क्रीन में अगर आप देख सकते हैं, अत्रि गोत्र का है तो कुछ उसका जेनेटिक मेकअप कुछ होगा। जैसे कोई लड़की के ऊपर रेप होता है या किसी का खून होता है, तो कैसे डीएनए चेक किया जाता है, तो डीएनए से पता चलता है कि उसके उसका पिता कौन है या उसका खून किसने किया है। तो फॉरेंसिक साइंस है, वो ब्लड के सैंपल से या डीएनए से मैच करके देखते हैं। उसी तरह से वही जेनेटिक मेकअप, वो पूरा जेनेटिक जो पैटर्न है वो देखेंगे, वो माइक्रो लेवल पे, और वो जेनेटिक लैब में ही चेक किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा थी कि हम हमारी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन बता के जाते थे। कोई भी संकल्प करते हैं जब, या तो कोई मंगल कार्य है, वास्तु है, विवाह है, या तो फिर हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम है, तब हम जो संकल्प करते हैं उस समय हम बोलते हैं कि अमुक गोत्र से उत्पन्न ईश्वर से पुत्र हम हितेश, मैं मेरे पिता का नाम, दादा का नाम बोलूंगा, मेरे गोत्र का नाम बोलूंगा। तो हम हमारा गोत्रम ऐसे ही याद रखते थे। अगर याद नहीं है तो हम जेनेटिक मेकअप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो जेनेटिक एनोमली भी इस तरह से महर्षि चरक कहते हैं कि अगर माता पिता को रोग के लक्षण है कुछ, तो वो कुछ ऐसे है जो जेनेटिक एनोमली है, जो कुलज व्याधि है, वो माता पिता के द्वारा संक्रमित बेटों में, बच्चों में होती है। बीज बीज भाग उपतप्त होता है। तो वो बात आज जो जेनेटिक डिजीज के बारे में बोलते हैं कि किस प्रकार के जेनेटिक डिजीज अभी बताते हैं, तो जो शादी करने से पहले ये तय करना पड़ता है, एटलीस्ट कम से कम गर्भाधान से पहले ये करना पड़ेगा, तभी हम उसको बचा पाएंगे। और वो मैं आगे आपको एग्जाम्पल और आपको टेस्टिमोनियल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम जेनेटिक डिजीज को भी रोक सकते हैं, अगर हम ये ज्ञान हमारे पास है और उसका उपयोग करते हैं तो ये पूरी बात को हमारे शास्त्रों में 3 शब्द दिया गया है हमारे ऋषि मुनि में, बीज, बीज भाग और बीज भागावयव। शुक्र जो है या शोणित, शुक्र और आर्तव, पुरुष का जो है उसको स्पर्म बोलते हैं, और स्त्री का जो बीज है उसको ओवम कहते हैं। उसको बीज बोला शास्त्र में। उसका छोटा पार्ट है जो इसको आज की भाषा में क्रोमोसोम कहते हैं, और उसके नीचे डीएनए आरएनए है। तो वो तक की चर्चा की गई थी कि बीज भागावयव में दृष्टि होगी तो बच्चे में आएगा, मतलब कि डीएनए शास्त्रों में बताई थी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये, अगर हमारी जो चर्चा जो चल रही है उसमें हमारे चरक संहिता, ये जो शास्त्र है, ये जिसके ऊपर हमने रिसर्च किया, वही बात जीन्स, हेरिडिटी, ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, एंटीनेटल केयर, वो बातें आज जो विज्ञान के नाम से आज जिसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, वही हमारे शास्त्रों में उसके ऊपर चर्चा की गई है, जिसका रिसर्च करने का हमने आज से 15 साल पहले बीड़ा उठाया। लेकिन ये हमने क्यों किया, सतीश जी ने क्यों इतने इसको इकट्ठा किया है, कुटुंब प्रबोधन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों हमारी संतान
लगता है हितेश जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. आई थिंक ही विल जॉइन बैक. Recording mount. Hitesh ji, you are on mute. Okay. Now, It's can you okay. hear me? Yeah. Okay. Yeah. Okay. हाँ. तो ये हम क्यों कर रहे हैं? कुटुंब हितेश जी, आपकी प्रबोधन का स्क्रीन, हितेश जी आपकी स्क्रीन नहीं हुई है शेयर. आप नहीं वापस हुई शेयर है. करें. ओह, ओके. तो आपको राइट फिर से देना पड़ेगा. सर प्लीज म्यूट others. नहीं, मुझे राइट देना पड़ेगा. ये मेरे में राइट नहीं अभी. हितेश जी आपके पास दिखा रहा है, को होस्ट दिखा रहा है. आप यू शुड बी एबल टू लेकिन डू दैट. इसमें से मैं नहीं शेयर कर पा रहा हूँ. ओके, लेट मी ट्राई अगेन. लेट मी हाँ, एक बार फिर से वो करके मुझे बताइए. ट्राई नाउ. हाँ, आप बताइए. हाँ, दिखता है अभी? नहीं दिख रहा है अभी भी. नहीं दिख रहा है. तो उसमें दिख रहा है. नहीं हो रहा है क्या हितेश जी? ना, नहीं हो रहा है. स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है. हाँ, अभी आया, अभी आ गया है. आई एम ट्राइंग. हाँ, लेट मी इन्फॉर्म. कैन यू सी मी? हाँ, वी कैन सी नाउ. ओके. और ठीक है. हाँ, ठीक है अभी. हाँ, ओके. तो ये कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम क्यों है? कोई आइंस्टाइन पैदा करना है, कोई हमारे घर में अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा आ जाए, या स्वरूपवान बेटी आ जाए, इसके लिए है? ऐसा नहीं है. हमारे शास्त्रकारों ने जो हमको आदेश दिया है, खास करके भगवान मनु ने, कि एतद् देशस्य प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्वी सर्वमान हुआ. इस देश में जन्मे हुए सब लोगों को हमारा आदेश है भगवान मनु का, कि आप ऐसा चित्रकार बनो, ऐसा कलाकार बनो, ऐसा वैद्य बनो, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर बनो, ऐसा राजा बनो जो दुनिया के लिए रोल मॉडल हो. तो रोल मॉडल बनने के लिए हमको जीवन जीना है. ये दुनिया में हमको कैसे जीना वो बताने के लिए ये हमारे उत्तम संतान चाहिए. तो ये दुनिया के लिए मॉडल बन सके, इसलिए ये हम गर्भ संस्कार का काम करते हैं. या हमको कुटुंब प्रबोधन क्यों करना है? हमारे घर में संतति अच्छी आएगी, लेकिन वो क्यों आएगी? सिर्फ मेरा बिजनेस करेगी या मेरे घर का नाम रोशन करेगी और पूरा इंडिया का नाम चला जाएगा? ऐसा नहीं है. दुनिया के लिए रोल मॉडल हमारे यहाँ ग्लोबल सिटीजन जिसको हम कहते हैं, वो करने का हमारा दायित्व है. तो वो हमने आज से 15 साल पहले गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में एक काम शुरू किया, जो आपके सामने मैंने 1-2 बार बताया था. शास्त्रों ने बोला है कि आपका राइट है, दंपति का, कपल का राइट है कि उनके कुक्षी में, उनके घर में उत्तम संतति, बेस्ट प्रोजेनी वो आ सकता है, ला सकता है. लेकिन उसके लिए क्या क्या करना, उसके पूरे एसओपीज, पूरे टूल्स, उसकी पूरी मेथोडोलॉजी सब दी गई है, जो संस्कृत में तो मैं बताने का भी समय भी नहीं है, नहीं बताऊंगा. लेकिन कुल मिला के हम ये काम करेंगे जिससे हमारे घर में आने वाली संतति उत्तम स्तर की होगी. हर विषय में वो बुद्धिमान होगी, वो गुणवान होगी, वो शीलवान होगी. तो लेकिन उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो कुछ बातें मैं हर बार बताता हूँ. कि अगर राक्षस कुल में, ब्राह्मण कुल में राक्षस जन्म सकते हैं और राक्षस कुल में फिर से प्रहलाद जन्म सकता है, तो वो गर्भ विज्ञान का एक बड़ा कौतूहल है और एक बड़ा प्रयोग आप सामने देख रहे हैं. ऋषि कश्यप तो ऋषि थे, उनकी दीदी पत्नी जो थी, उन्होंने गर्भाधान के लिए, संभोग के लिए संध्या काल, इस समय संध्या काल में संभोग का डिमांड किया. तो ऋषि ने बताया कि संध्याकालीन संभोग हमारे शास्त्र में वर्ज्य है, हम वो नहीं कर सकते. उसके लिए कुछ समय निश्चित होता है, कोई काल जो है, उस काल में ही पति पत्नी सहशयन कर सकते हैं.
लेकिन विवश होके अब जो करना पड़ा तो उसके घर में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दो जो संतान पैदा हुई, जो कोई नाखून वाले या सिंग वाले और 10 आनन वाले ऐसा नहीं था। वो राक्षस यानी उसकी वृत्ति, प्रवृत्ति, उसका मन, उसकी बुद्धि वो विकृत थी। तो जो वो विकृत यानी कि आप जानते हैं कि मैं ही भगवान हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, नर जो अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। हम नारायण के ही तो अंश है, लेकिन वो कहते हैं कि नारायण वारायण कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ और मेरी ही प्रार्थना करो, मेरी ही पूजा करो। तो उनकी पत्नी कयाधु को डर लगा, ये तो कैसे हो सकता है, इसका बेटा इससे भी बड़ा निकम्मा बनेगा। तो वो चिंतित थी। उस समय जो विधि विधान हुआ था, इसका अभी तो इतना समय नहीं है बताने का, लेकिन पूरी गर्भ संस्कार की प्री कंसेप्शन से लेके आपको मालूम होगा कि नारायण की नाम लिया और नारद आ गए, और नारद ने उसको जो प्रोटोकॉल बताया वो गर्भ प्री कंसेप्शनल उन्होंने किया, जो भागवत में लिखा है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन वो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी करके आपने पढ़ा होगा। कंसीव होने के बाद हिरण्यकश्यप तो चला गया और तप के लिए हिमालय में, लेकिन कयाधु को नारद ऋषि ले गए शुक्राचार्य के आश्रम में। वहां 9 महीने तक पूरा एंटीनेटल केयर में जो खाना हुआ, पीना हुआ, जो फूड दिया गया, जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, जिस प्रकार से उसको शास्त्र पढ़ाए गए, उसके हिसाब से उसके घर में उस राक्षस का संतान में प्रहलाद जैसा एक तपस्वी बच्चा पैदा हुआ। मतलब राक्षस ब्राह्मण कुल में पैदा हो सकता है अगर गलत किया तो, और उसी राक्षस कुल में अगर अपने सुधार कर लिया तो फिर प्रहलाद बच्चा पैदा हो सकता है। उसी तरह से रावण और कुंभकर्ण की भी कहानी वही है। पुलत्स्य ऋषि और केकशी का अनियतकालीन, जैसे ऊपर अनियतकालीन संभोग था, यहाँ अनियत तिथि में संभोग हुआ था, तो रावण और कुंभकर्ण पैदा हुए। और वहीं जब उन्होंने सुधार लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो नियत तिथि है उस दिन कंसीव होना चाहिए, तो फिर उन्होंने गलती एक ही घर में सुधार ली, वो थे विभीषण। उसी तरह से शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। राजा अश्वपति ने तो अपने यहाँ बेटी ही हो, फीमेल चाइल्ड चाहिए, और वो ऐसी चाहिए जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि सावित्री यमराज से अपने पति को वापस छुड़वा के लाइए। तो वो रिक्वेस्ट करके, गिड़गिड़ा के, पूजा करके नहीं, शास्त्रार्थ करके वो अपने पति को यमराज से लाई कि भाई आपका ये गलत है, आज मेरा पति मर ही नहीं सकता। तो वो सावित्री वॉज डिजायर चाइल्ड ऑफ राजा अश्वपति, क्योंकि उनको उस तरह से सोचा था, उनका ऐसा प्लान किया गया था कि मेरे घर में ऐसी एक सावित्री करके एक महिला, ऐसी लड़की चाहिए। उस तरह से ये हुआ। उसी तरह से रानी मदालसा, और आप जानते हैं उनके 4 संतान। तो कुल मिला के हमारे देश में हम जो चाहते थे ऐसी संतान हम पैदा कर सकते थे, और उसी प्रकार की संतति पूरे देश में, भारत में हजारों साल से ये हो रही थी। तो मेरा ये कहना है कि ये भारत की अपनी विद्या है, जो विद्या हम हमारे घर में भी करेंगे। तो दीज आर नॉट फेरी टेल्स और मेयरली स्टोरीज। ये माइथोलॉजिकल नहीं है, ये प्लान प्रोसीजर्स है, ये साइंटिफिक प्रोसीजर है, वो हमारे देश में होती थी और हमने किया है। दुनिया, अमेरिका नहीं कर सकता, ये भारत कर सकता है। तो एवरी पेरेंट्स वांट्स ए हेल्दी बेबी, हैप्पी चाइल्ड, लवली बेबी, गुड लुकिंग बेटा। लेकिन वो हो सकता है क्या? ये कर सकते हैं, हो सकता है। माता पिता जो चाहे वो ऐसी संतान हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो भारत में ही हो सकता है, वो आयुर्वेद के थ्रू ही हो सकता है। तो और हमने वो करके दिखाया है। 480 करीबन अभी हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू ऐसे कपल जुड़े और उनके पैदा हुए, तो उनका पूरा टेस्टिमोनियल हमारे पास है। पूरे देश में वो काम चल रहा है। गुजरात में 7 सेंटर्स चल रहे हैं, उसमें ये आपको बता सकते हैं कि हमने जो चाहा ऐसे संतान हम प्राप्त। आप कर्नाटक में भी वही काम कर सकते हो। तो जो जिसको हम कहते हैं संस्कार, संस्कार यानी चंदी बिंदी धोती चोटी वो नहीं है, जनोई वो है हमारे बाह्य उपकरण या बाह्य परिवेश। संस्कार यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो बड़ा एक विवाद का केस 15-20 मिनट। तो संस्कार यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग वही हम करना चाहते हैं, और वो पूरे गुण में अंतर करना चाहते हैं। वो गुण के अंतर की जो चर्चा है आज हम आपसे बात करेंगे, वो ही गर्भ संस्कार है। तो ये 4 जगह पे करना पड़ता है। गर्भाधान पूर्व, गर्भाधान के समय, सगर्भा के थ्रू
गर्भ में और गर्भिणी को। तो ये तब हम उत्तम संतति ला सकते हैं, उसका पूरा एसओपी बनाया गया है। तो पुरुष बीज और स्त्री बीज दोनों में ये काम करना पड़ता है, क्योंकि ये प्री कंसेप्शनल ये 72 डेज पहले करना पड़ता है। कोई कहता है कि मैं मंत्र बोल दूंगा, कोई कहता है मैं, ऐसा नहीं होता। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया जो दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन हम इन वियो ये IVF से लेकर सब प्रक्रिया पूरे भारत में हम ये कर सकते थे। तो कहाँ से शुरू करना? तो मैंने बताया प्री कंसेप्शनल, तो 90 डेज पहले ये काम करना पड़ेगा। अगर कोई कपल है वो उनका कंसीव होना है तो वो 90 डेज पहले काम करना पड़ेगा। तो 90 डेज का ये पूरा प्रोटोकॉल है, जिसमें फीमेल पार्टनर का 3 मेंसेस आएगा और पुरुष को ये पूरा प्रोटोकॉल, उसमें देह शुद्धि और नाड़ी शुद्धि, तो फिजिकल क्लेंजिंग और मेंटल क्लेंजिंग दोनों करना पड़ेगा। उसका 1 2 3 4 ऐसे हमने स्टेप्स बनाए हैं। वो स्टेप्स हम लोगों को बताते हैं, उसके लिए वैध होते हैं, उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल कैसे किया जाएगा, उसमें बहुत सी पूरी टीम इसमें काम करती है। तो ये आप भी अपने यहाँ ये कर्नाटक में भी आप कर सकते हैं, और बहुत से जैसे हमारी डॉक्टर शुभमंगला आचार्य है वो भी वहाँ अच्छा काम करती है, और बहुत से ऐसे फिजिशियन है जो इसको जानते हैं। तो फीटस क्या होता है? फीटस मदर फादर सिर्फ नहीं है, उसमें आत्मज भाव है जो अपने अगले जन्म का कर्मों के हिसाब से वो लेके आता है, सात्मज भाव, रसज भाव और सत्वज भाव। तो माता पिता का मन, परिवार का जो एनवायरमेंट, और जो लड़की जब कुंवारी थी, जब वो प्यूबर्टी में थी और वो जब मेनार्की में थी, उस समय वो क्या खाती पीती थी, उस तरह से उसके ऑर्गन बनेंगे, उसी तरह से उसके हॉर्मोन्स बनेंगे, तो उसकी इम्पैक्ट आने वाली संतति भी होगी। तो ऐसा नहीं कि वो 9 महीने में क्या खाना पीना, तो इतना 20 साल पहले की जो घटना है, तो लड़की ने कैसा फूड खाया, किस तरह से रहा, जो उसका जब सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं, सेक्स हॉर्मोन्स बन रहे हैं। तो फीटस इज द हार्डवेयर, बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर। तो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, दिखता है वो तो अन्नमय कोश है, लेकिन प्राणमय कोश जो वाइटलिटी है, एनर्जी है, जो माइंड है, जो मेमोरी है, वो विज्ञानमय कोश में है, जो आनंद है, ब्लिसफुलनेस है, वो सब कोश का रचना गर्भाधान से पहले ही शुरू हो जाती है, और गर्भाधान में तो फिजिकल बॉडी ज्यादा मिलता है। तो ये बड़ी प्रक्रिया भारत की शास्त्रों में थी, जिसको हमने जमीन पे उतारने की कोशिश की है। आप भी उसमें अपने घर में ये महान प्रक्रिया का आप ये कर सकते हैं। तो हमें गर्भाधान संस्कार की 5 दिन की जो प्रक्रिया है वो आप देख रहे हैं, वो उसका पूरा वेदोक्त मंत्र है, जो उपनिषद में भी वही मंत्र था, वही मंत्र आयुर्वेद में है, और उसकी जो भी प्रोसीजर है, 5 दिन तक कपल को कैसे रहना, कंसीव होना है तब क्या खाना, क्या पीना, कौन से वस्त्र पहनना, कौन से मंत्र सुनना, वो पूरी प्रक्रिया हमने उस तरह से करके दी है। वो कोई भी वैद्य बता सकता है। तो उस तरह से 5 दिन की गर्भाधान प्रक्रिया होती है। उसके लिए यज्ञशाला में ये करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो स्पेशल डाइट, योग, ध्यान, गोपाल, और फिर होती है एंटीनेटल केयर। जो 9 महीने की गर्भिणी परिचर्या है वो बड़ा महत्व का, पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन उससे ज्यादा और जो आप घर में कर सकते हैं, जिसमें वैद्य का अब कम रोल है, फैमिली का और कुछ फूड का, कुछ प्रोटोकॉल का रोल है। प्री कंसेप्शनल तो जेनेटिक था, अब इतना नहीं है, अब कॉन्जेनिटल डैमेज ना हो और बाकी भी अच्छा हेल्थी बेबी कैसे आ जाए, उसका बड़ा रोल है। तो उसके 4 कंपोनेंट है। एक तो डाइट, ऐसे नहीं कि प्रोटीन दे दिया, विटामिन दे दिया, ऐसे चलेगा। हर महीने का अलग अलग डाइट है। उसी तरह से डेली रूटीन, कौन से वस्त्र पहनना, कौन सा स्नान करना, उस गर्भ का और गर्भिणी का कैसे प्रिवेंटिव करना। आज कहते हैं वैक्सीन कर लिया टिटेनस टॉक्साइड का, लेकिन पहले नहीं था क्या? पहले क्या रक्षा नहीं होती थी? तो और गुड कंडक्ट, जिससे आने वाली संतति का मन कैसा बने, उसका चरित्र कैसे बने, उसकी पूरी वो चर्चा वो आपके सामने वो हम करेंगे अभी। तो ये पंच महाभूत के हिसाब से हमने क्या सुनना, आकाश महाभूत के लिए कौन से मंत्र होंगे, वेदों के मंत्र, फिर कौन सा राग सुनना, और वायु महाभूत के लिए कौन से एक्सरसाइज या कौन से योग प्राणायाम करना। उसी तरह से तेज महाभूत ठीक करने के लिए वो अच्छा बने, उसलिए रीडिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से लेने, कौन से चित्र देखना, कौन सा कलर देखना। जल महाभूत के लिए अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ बाथ और अलग अलग प्रकार के वो स्क्रबर्स। पृथ्वी महाभूत के लिए और कुछ स्पेशल डाइट। तो 5 महाभूत अगर ठीक रहेंगे, उसका कॉम्बिनेशन बराबर बना, तो बेटा बेटी बच्चा, आने वाली संतति हेल्दी रहेगी। वो पूरा प्लान हमने बनाया है। तो आहार का बड़ा महत्व है,
जिससे वो आपका, तो हमने उसका हर मंथ का शास्त्रों में लिखा है, उसको सिर्फ हमने एक एसओपी बनाई है, वो चरक संहिता ने जो बताया वही हम करवाते हैं। कोई स्पेशल डाइट हमने, तो हर महीने का अलग अलग डाइट है, जिससे आप देख रहे हैं कि जैसे पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, 5वें महीने मन प्रबुद्ध होता है, तो सेंस ऑर्गन जब सेट होता है उस समय क्या खाना, तो आप देख रहे हैं कि फूड हर महीने का बदल जाता है। जब हड्डी बनती है, बोन्स बनते हैं, तब क्या खाना, जब हार्ट बनता है तब क्या खाना, जब सेंस ऑर्गन बन रहे हैं तो आप देख रहे हैं, जब वो आईक्यू बनेगा तो क्या खाना। तो उसी तरह से हर महीने का फूड होता है, उसी तरह से हर गर्भिणी का हर महीने का और हर दिन का वस्त्र कौन सा पहनना, योग और व्यायाम। ऐसा नहीं कि किसी की सीडी और डीवीडी लगा दी और योग और व्यायाम करते रहे, क्योंकि ऑर्गन बनने के हिसाब से योग होगा, उसी तरह से प्राणायाम होगा। तो वो पूरी प्रक्रिया हम ये विहार में लेते हैं, और अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज और सिर्फ ना एक्सरसाइज लेकिन सब प्रकार के योग और प्राणायाम कि कब से समय में भद्रासन चाहिए, सेतु बंधासन चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कब करेंगे, कब क्या सुनना, तो सितार वादन कब कर सुनना, क्योंकि वो स्वर्णेंद्रिय से बहुत सा अंदर चेंज आता है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तबला कब सुनना, ये हमारे गर्भाधान सेंटर के और हमारा पूरा जो वेद गर्भ विहार है वहाँ एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, और वो सगर्भा महिला को जिस समय जो म्यूजिक सुनना है या जो स्तोत्र सुनना है, जो मंत्र सुनने हैं, हालांकि हमने वो सीडी भी बनाई है जो वो ऑनलाइन भी वो ले सकती है और खुद कर सकते हैं। उसी तरह से अगर वहाँ फिजिकल आते हैं तो वो हम करवा सकते हैं। मंत्र चैंटिंग का बड़ा महत्व है। मंत्र चैंटिंग का हमने जो देखा है कि दुनिया की हर लैंग्वेज वो बोल सकता है, कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं कि, क्योंकि संस्कृत के जो फोनेटिक्स है वो दुनिया की सबसे लैंग्वेज से सबसे बड़ा है, उसके जो अल्फाबेट है 62 है, तो दुनिया की हर लैंग्वेज संस्कृत अगर माता ने सुनी है तो, क्योंकि गर्भ सुनता है, मैं आगे बताऊंगा कि वो माँ के गर्भाधान के समय और गर्भावस्था के समय अगर उसने संस्कृत बोला और तो बेटे ने सुना, तो उनकी जो वोकेबलरी है इतनी स्पष्ट बनेगी, उच्चारण स्पष्ट होंगे इतने ही नहीं, लेकिन दुनिया की कोई भी भाषा वो तुरंत ग्रास्प कर लेगा। वो हमारा अगर आकलन में बताऊंगा। हर महीने के क्राफ्ट अलग अलग है, तो हर सेमेस्टर वाइज उसका दोपहर को उस सगर्भा महिला को कुछ कागज का काम, मतलब पेपर, मिट्टी का, मड का काम, वो सब करवाया जाता है, जिससे उसकी क्रिएटिविटी बच्चे की बन सके। ये पूरा हम क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए क्लासेस लगाते हैं, तो जिससे मैं बताऊंगा कि उनकी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है। तो ये पूरा, और उसके साथ उनकी रक्षा भी करनी पड़ती है। जैसे आज वैक्सीन दिया जाता है टिटेनस टॉक्साई, तो उसी समय हजारों साल पहले उसी गर्भिणी की रक्षा और गर्भ की रक्षा के लिए कुछ प्रोसीजर होती थी, जो प्रोसीजर, जो मंत्र, जो धूप, जो मेडिसिन, जो प्रोसीजर्स करते थे, आज भी हम करते हैं, जिसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। वो उसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है जो आप वैद्य से ज्यादा जान सकते हैं। तो ये मैंने बताया, ये सीमंतोन्नयन संस्कार हम कर सकते हैं। गुड कंडक्ट, कुछ तो उसको खाने पीने से अलावा और भी करना पड़ेगा। तो नित्य प्रसन्न चित्त रहना, मंगल कार्य हवन करना, गुरु ब्राह्मण देवों की पूजा करना, मन को शांति मिले ऐसे दर्शन करना, रामायण पूरा नहीं पढ़ना, रामायण का बाल कांड पढ़ना, भागवत में बाल कृष्ण लीला को विशेष पढ़ना, नहीं तो वो महाभारत का युद्ध भी उसमें है। तो बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे उसके मन को बनाना है उस तरह से, और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स दोनों बताए हैं। क्योंकि सौम मनस्य जनन, महर्षि चरक ने बताया कि आप उस महिला को, यानी कि सगर्भा महिला को, वो किसके लिए बताया, उसके पति के लिए, उसके फैमिली के लोगों के लिए, सास को, ननंद को बताया, मदर इन लोगों को, कि भाई आप आपके घर में जो गर्भिणी महिला है उसको ऐसे रखो जैसे कांच के पात्र में आप तेल या घी भरा है, और आप स्टेप्स उतरना है, एक भी घी का तेल का बूंद नीचे न गिरे, पात्र भी टूटे नहीं, और पूरा स्टेप्स आप उतर जाओ। उसी तरह से ये 9 महीने तक सगर्भा का आप ऐसा ध्यान रखो जिस तरह से आपको कांच के पात्र का, तेल भरा हुआ पात्र का ध्यान रखना है। ये महर्षि चरक ने किसके लिए बताया, फैमिली के लिए। तो वो इतना मन का बड़ा इम्पैक्ट है। तो पूरे फैमिली में कैसे वायुमंडल रखना, कैसे बात करना, वो सब उसके अंदर आता है। तो हम हमारे आने वाली संतति को नेचर स्मार्ट बनाना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो कर सकते हैं। नंबर स्मार्ट और म्यूजिकल स्मार्ट बनाना है तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ये लेते हैं, इंटरप्रिटेशन, बॉडी स्मार्ट,
तो जब हड्डी बन रहा है, जब मसल्स बन रहे हैं, तो उसकी एक्टिविटी कराई जाती है। पिक्चर स्मार्ट, फिर उसको मल्टीपल स्मार्ट और मल्टीपल इंटेलिजेंट, हमारे आने वाली संतति कुछ भी बने, सबके लिए उनका सेंस ऑर्गन तैयार हो, उसका आईक्यू सबसे बढ़िया बने। और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस या मल्टीपल स्मार्ट हम क्यों करना चाहते हैं? हमारे देश ने तो जो सोचा है कि हम ऐसे दुनिया पर जिसका लोहा माने, और तो इस तरह से एक्टिविटी करने से आने वाली संतति में उस प्रकार का वो पड़ेगा। आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। 14 साल का वो लड़का महाभारत के युद्ध में वो लड़ता था, उसने 6 चक्रव्यूह भेद दिए, 7वां नहीं कर पाया, हालांकि वो 14 साल का था और उसने तो फॉर्मल युद्ध विद्या सीखी ही नहीं थी। तो लेकिन सगर्भावस्था में जब वो पेट में था, तब उसकी माँ ने, तो वो जो कहा वो बात सुन रही थी, श्री कृष्ण भगवान अपने सेनापतियों से वो चक्रव्यूह की चर्चा कर रहे थे, तब उसने सिर्फ सुना था। तो माँ जो सुनती है वो बच्चा सुनता है गर्भ में। तो माँ अच्छा सुनती है तो बच्चा अच्छा सुनता है, माँ अगर बुरा सुनती है, कुछ गलत सुनती है, तो बच्चे के मन में अच्छा, क्योंकि वो 40 डेज के बाद बच्चा सुनने लगता है। सगर्भावस्था में दूसरे ही महीने से सेंस ऑर्गन में सबसे पहले जो हमारा हियरिंग सेंस है वो काम करने लग जाता है। तो क्या बोलना, क्या सुनना, वो सब जो प्रोटोकॉल है वो इसके हिसाब से। आपको ये चित्र जो दिखा है 4D कलर डॉपलर का है। एक सगर्भा महिला को हमने म्यूजिक सुनाया, रॉक म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, और उसका फिर 4D कलर डॉपलर से उसके अंदर के बेटे का वो देखा गया, वो रोने लगा, ही वॉज क्राइंग, और फिर उसको हमने सुनाना बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर जो 15 मिनट के बाद फिर उसी महिला को हमने गाय का दूध पिलाया, रेस्ट करवा के फिर रामायण की चौपाई सुना, और फिर उस चौपाई के बाद 12 मिनट के बाद उसी महिला का हमने 4D कलर डॉक्टर लिया, तो अंदर बच्चा खुश होने लगा। तो जो फिटल एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन से हमको पता चलता है कि वो सुन रहा है, उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो ये बड़ी विडम्बना है कि आज का जो टेक्नोलॉजी है उसका हम हमारे आने वाली संतति का उपयोग में करेंगे या मारने में करेंगे। वो एक बड़ी विज्ञान का जो साधन है उसका उपयोग करना है। सृजन विहीन विज्ञान व्यर्थ है, अगर प्राणी का उपकार नहीं है। तो विज्ञान तो चाहिए, लेकिन सृजनशील विज्ञान चाहिए जो भारत। देखो ये जापान का, ये मेरा ट्रायल नहीं है, जापान के एक साइंटिस्ट ने पानी के एक ग्लास में गुड लिखा उसके ऊपर, और एक ग्लास के ऊपर एक स्टिकर लगा जिसमें बैड लिखा। दोनों अलग अलग रूम में रखे। थोड़े लोगों को बोला गया कि जहाँ गुड लिखा है वहां जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, सत श्री अकाल, ऐसे कुछ अच्छा बोलो। जहाँ बैड लिखा है उस पानी के ग्लास के सामने देख के आप कुछ गुस्सा करो, कुछ गाली दो, अपशब्द बोलो। फिर बाद में ऐसे उस पानी के दोनों ग्लास को जब आइस बनाया गया, तो जहां गुड लिखा था उसका क्रिस्टल आप राइट साइड में देख रहे हैं, और जहां बैड लिखा था और बैड बोला था जहां, तो पानी के क्रिस्टल जमे नहीं। तो देखो एक पानी के ऊपर इतनी इंपैक्ट वर्ड की, उच्चारण की है, तो अंदर फीटस है और आजू बाजू में जो ये चल रहा है तो उसका कितना महत्व होगा। तो हमारे जो कुछ ऑब्जर्वेशन है, जिसको हमने ये काम, ये पूरी प्रोटोकॉल दिया, कुछ कपल ऐसे होंगे, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, या ये यूट्यूब में या फेसबुक में लाइव भी होगा। अगले जो डॉक्टर करिश्मा बहन हमारे पूरा संभालती है, पूरी वैद्यों की टीम है, उन्होंने जो काम किया है वो आपके सामने है। उसमें एक फिजिकल हम देखते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और ओवरऑल हेल्थ बच्चों का पूरे 1 साल का मैं आपको रिपोर्ट बताने वाला हूँ। 476 बच्चों का ये डाटा है। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में वेट कितना हुआ, तो हमने कोई आयरन टेबलेट नहीं दिया, विटामिन नहीं, मिनरल्स नहीं, आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल फूड का जो शास्त्रों में लिखा है वही दिया, हर महीने का अलग अलग फूड दिया। तो जो गर्भावस्था में 10 kg इंडियन नॉर्मल में वेट बढ़ता है, वही 93 गर्भिणी में यही बढ़ा। उसके बाद उनका हीमोग्लोबिन, आपको मालूम है कि लेडीज में वैसे ही, लड़की होती है या कोई भी लड़की, उसमें HB डाउन होता है, लेडीज डायबिटीज, एनीमिया। और प्रेगनेंसी में तो बच्चे में खून जाता है, ब्लड जाता है, तो उसको तो एनीमिया वैसे ही होता है। लेकिन हमने कोई आयरन टेबलेट नहीं दिया, कोई फोलिक एसिड नहीं दी, कोई फेरस सल्फेट नहीं दिया। हमने दिया उसमें जो भी था वो आयरन था ही, क्योंकि हम इंडियन डाइट जिस तरह से देते हैं उसमें जो, तो क्योंकि हीमोग्लोबिन आप देखते हैं कि उसी सगर्भा स्त्री का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, 3 बार हम हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं। जिस तरह से वेट चेक होता है उसी तरह से 3 बार हमारी प्रोटोकॉल में हम ये ब्लड चेक करते हैं। आप देखते हैं कि कितना नॉर्मल वो था।
नॉर्मल डिलीवरी आजकल क्या है, आप कर्नाटक के लोग हैं, मुझे सतीश जी ने बताया कि ज्यादातर मेट्रो के लोग होंगे। हम लोग दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं और कुछ आईटी फील्ड में है, तो उनको टाइम नहीं है। आपको हालांकि सगर्भा महिला को क्यों मैटरनिटी लीव दी जाती है, उनके बेटे के लिए, बच्ची के लिए, आने वाली संतति के लिए। लेकिन हम लोग इतना फास्ट लाइफ में है, तो फिर हमारा सीजरियन आजकल होता ही है। आप देख सकते हैं कि लगभग 80% हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई। हालांकि हमारे यहाँ सब मेट्रो में, सूरत में चलता है, अहमदाबाद में है, जामनगर, राजकोट, इनके केस है, कोई विलेज का केस नहीं है। और बहुत से उसमें कामकाजी महिला है जो वर्किंग वुमेन थी, लेकिन आप देखिए, और 20 केस ऐसे थे जिसमें हमको असिस्ट करना पड़ा। बाकी जिसका ब्रिज प्रेजेंटेशन था, पहले से ही वेट लॉस था, उसका रचना ही सारे कैसी थी तो जिसमें सीजरियन करना पड़ा, और जो डरते थे या डराते थे उसमें करना पड़ा। लेकिन सक्सेस रेट आज जो बहुत गिर चुका है, हमारा 80%। तरह से आज जो बड़ी समस्या है इम्यूनिटी की, पहले 24 और 48 आवर्स में ब्रेस्ट मिल्क में जो आता है वो इम्यूनोग्लोबिन आता है, तो वो माता को एस्टेब्लिश नहीं होता ब्रेस्ट मिल्क, तो बच्चा फिर रोएगा, फिर उसको न्यूरोनल जॉन्डिस हो जाएगा, और फिर इंक्यूबेटर में रखते हैं, फिर जिंदगी भर वो इम्यूनोसप्रेस ही रहता है, या तो उसको रोगिष्ट ही रहता है, क्योंकि उसको पहले 2 दिन का ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क होता ही नहीं, तैयार ही नहीं होता। तो ये आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो रहा है, या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से एंटीनेटल केयर हो रहा है, उसमें ये दिक्कत भी आ रही है। हालांकि ये नेचुरल प्रोसेस है, फिर भी उस नेचुरल प्रोसेस में सपोर्ट जो आयुर्वेद के सिस्टम से था, तो आप उसका ब्रेस्ट मिल्क कितना आया देख सकते हैं। फिर नॉर्मल वेट बर्थ का, अब बेबी का, अभी तक तो सगर्भा और प्रसूता महिला की बात हुई, लेकिन हमारा इंडियन नॉर्मल है 2.5 to 3.5। तो आप देखिए हमारा केसेस में लगभग 84% हम इंडियन नॉर्मल में रहे, ज्यादा भी थे। एबनॉर्मल तो कोई बहुत कम बच्चे ऐसे हुए जो 2 kg से भी नीचे नहीं हुए, जो केस आप देख रहे हैं, तो ज्यादा वाले भी थे, लेकिन नॉर्मल में सबसे ज्यादा ये थे। उसी तरह से डेवलपमेंटल माइलस्टोन, 1 साल का रिकॉर्ड है, आप देख रहे हैं, एक दिन भी बुखार नहीं, जुकाम नहीं, डायरिया नहीं। हालांकि 1 साल में वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, वो सकिंग रिफ्लेक्स से लेके, फिर वो नेक होल्डिंग से लेके, क्रॉलिंग से लेके, फिर वो स्टैंडिंग, फिर दांत आने लगते हैं, जब टीथिंग होता है तो बच्चा कहीं ना कहीं बीमार होता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि उनके डेवलपमेंट माइलस्टोन में उसको कहीं हॉस्पिटल विजिट नहीं लेनी पड़ी। मैंने जो बताया, सोशल स्माइल, नेक होल्डिंग, सीटिंग, टीथिंग, लेकिन कहीं भी डिले नहीं हुआ। इंडियन नॉर्मल और इंटरनेशनल नॉर्मल, ये पूरा मैंने इसलिए बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो ग्रोथ चार्ट बताया, जो इंटरनेशनल लेवल पर WHO स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से हमारा पूरा 476 बच्चों का आपके सामने मैंने रखा। और कुछ तो कपल ऐसे थे जो दूसरी बार हमारे पास आए थे, मतलब एक बच्चा उनका गर्भ संस्कार में नहीं दिया गया, नहीं हुआ था, ऐसे ही नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल बच्चा जन्मा था, लेकिन दूसरे के समय उसको पता चला, तो उनका उसमें हमने गर्भ संस्कार किया। ये जो प्रोटोकॉल मैंने बताया वो किया गया। तो उनका हमारे पास कंपैरेटिव डाटा है कि पहला जो बच्चा था जिसको कोई वो नहीं था गर्भ संस्कार, और दूसरे बच्चे में हुआ, तो दोनों के बीच में क्या क्या अंतर हुआ, तो आप जरा देखिए। डेवलपमेंट में चेंज आया, उसकी हर प्रकार की मूवमेंट, उसके उच्चारण, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका फिजिकल कॉम्प्लेक्शन, उसकी इम्यूनिटी, वो सब। और हमारे पास 15 केस ऐसे थे जिसमें पहले बच्चे थैलेसीमिया के वजह से मर गए थे, ऑस्टियोपेक्ट्रोसिस में एक बेबी मर गया था, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी से 2 बेबी। उस तरह से ऐसे अगले जेनेटिक हिस्ट्री थी, लेकिन प्री कंसेप्शनल करने से ये बच्चे नॉर्मल, उसके दूसरे बच्चे नॉर्मल जन्मे। वो आपको मैं बताते हुए बड़ी खुशी हुई। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो काम यूरोप और अमेरिका नहीं कर सका, वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज वाले या अलग अलग प्रकार के केसेस थे जिसको हमने, और उसकी बड़ी बड़ी चर्चा पूरे दुनिया भर में हो रही है। हम लोग, हमारा अच्छा पूरा क्लिनिक ही उसके ऊपर है, ये पूरी प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं और सोशल लेवल पे उसकी पूरी प्रक्रिया हम करवाते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, vedgarva.com और गर्भसंस्कार.org.in, दोनों वेबसाइट से आप जुड़ सकते हैं। संस्कार वही गुणांतराधानम उच्यते। और कभी आप आइए, हमारा वेदगर्भ विहार, सतीश जी तो आके गए हैं, कर्नाटक के उत्तर और दक्षिण दोनों की टीम हमारे आई थी, तो एक अच्छा सा सेंटर आप भी बनाइए।
हमारे डॉक्टर सुमंगला और हमारे डॉक्टर रघुराम जी और बाकी जो हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक है, वो आपको जो वैद्य है वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। हम भी यहाँ बैठे बैठे आपको जरूर, हमारे डॉक्टर करिश्मा बहन, वो तो अपना पूरा लाइफ उसमें ही डिवोट किया है, वो आपको उसमें हेल्प। तो हमारा डॉक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। कभी कोई वैद्य है, डॉक्टर्स है, तो अभी नवंबर में फिर से होने वाला है। कोविड की वजह से हमारा अप्रैल का प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ, तो अभी नवंबर में शायद ये होने वाला है। तो आपको कोई वैद्य को करना है। ये बालो ही बलम राष्ट्रस्य, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतति, नई जनरेशन अगर वो बलवान होगी तो राष्ट्र बलवान होगा। तो फिर से मैं बताऊं कि ग्लोबल सिटीजन हमारा लक्ष्य है। दुनिया को कैसा मॉडल, रोल मॉडल बनाना, वही हमारा काम है। तो जीजा माता होगी, दादा कोंगदेव होगा, समर्थ रामदास, तीनों मिलके प्लान करेंगे तो आपके घर में ये शिवाजी महाराज होगा। तो कुटुंब प्रबोधन प्रभाग जो संघ का विचार के एक अच्छा सा सिस्टम है, आप खुद और हमारे जैसे वैद्य लोग मिलके हम लोग शिवाजी महाराज फिर से ला सकते हैं। और महिला का रोल उसमें ज्यादा है, आपको मैंने बताया खास करके। तो भारत आप देख रहे हैं कि ये महान राष्ट्र, और इस महान पुरुषों की वजह से, वीर सावरकर है, डॉक्टर हेडगेवार है, गुरु जी गोलवलकर है, स्वामी विवेकानंद है, झांसी की रानी है, जीजा माता है, गुरु गोविंद सिंह है। तो भारत पहले भी समर्थ था, आज भी समर्थ है, स्विच ऑफ नहीं हो गया, फिर से समर्थ बन सकता है हमारे इस प्रयास से। तो कुछ समय में मैं जो बता पाया, और मुझे सतीश जी ने इनवाइट किया, हालांकि कोविड के समय में हम इतने व्यस्त है तो आपसे मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बताना तो बहुत चाहिए, फिर भी आपको जोड़ने का उन्होंने जो प्रयास किया है, तो उसमें मैं कुछ मेरा योगदान दे पाया। सतीश जी, मैं आपका खूब आभारी हूँ, और पूरी टीम का, कर्नाटक की कुटुंब प्रबोधन की संघ की जो टीम है, उससे मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए मेरी बात को पूर्णविराम देता हूँ। अच्छा लगा हो तो आप उसको आजमाइए, करिए, बुरा लगा हो तो मुझे माफ करिए, लेकिन ये हम सब मिलके इस देश के आने वाली पीढ़ी को अच्छा करेंगे, भारत फिर से समर्थ बनेगा। धन्यवाद। हितेश जी, एक 2-3 प्रश्न हो तो ले सकते हैं ना? हाँ, लीजिए जरूर, प्लीज। ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. क्वेरीज इफ एनी. हितेश जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम चेतन करके है। बोलिए चेतन जी। हम इस प्रोग्राम को अगर लेना चाहते हैं तो हमको गुजरात आना पड़ेगा या बेंगलोर से ही कर सकते हैं? प्राइमरी तो आपको बेंगलोर से कर सकते हैं, नंबर 1। और जो प्रोसीजर है वो हमारे वैद्य है उधर। चेतन जी, हमारे कर्नाटक में भी जैसे डॉक्टर सुमंगला अभी लाइन पे थी, सर पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन मैं हूँ सर, सुन रही हूँ। ग्रेट। तो सुमंगला इज देयर, तो आप उनसे, वो बेंगलोर में ही है, उनका अच्छा सा सेंटर है, आप उनसे गाइडेंस लेके आप पूरी प्रोसीजर कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। तो चेतन जी आप चिंता मत करिए, उधर भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। और कोई? For information, we have the panel of around 20-25 doctors around Karnataka. Anybody can approach them. और सतीश जी, बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग लिया, मैसूर के हमारे 2 डॉक्टर है, बहुत से लोग ट्रेनिंग लेके दे आर वेरी इक्वली क्वालिफाइड ऑल्सो एंड ट्रेन्ड ऑल्सो। तो आपकी बड़ी टीम अच्छी है, मैं सबको जानता हूँ। तो चेतन जी को बताइए कि चिंता न करे, और ऐसे नए कपल उनको जोड़ दीजिए। मैसूर में तो डॉक्टर जयश्री जी है, और बेंगलोर में डॉक्टर शुभमंगलाचार्य, ममता भागवत, और अपना रघुराम जी, और उड़पी में शारदा जी भी है ना, डॉक्टर शारदा जी भी। डॉक्टर शारदा जी है, डॉक्टर सुचेता उड़पी से, सभी डॉक्टर से कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसका बारे में। और कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं कल्पना बोल रही हूँ, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ, और अभी मैं एमडी कर रही हूँ काया चिकित्सा से। सर मैं अगर ट्रेनिंग करना चाहूँ इसके लिए, तो सर ये ऑनलाइन पॉसिबल है या फिर? हाँ, आधा तो ऑनलाइन है। दिस इज द 10 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, 5 डेज ऑनलाइन होगा, और 5 डेज क्योंकि उत्तर बस्ती और बाकी सब फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। 5 दिन आप ऑनलाइन आपको
करवाएंगे और 5 दिन तो आपको जामनगर ट्रेनिंग सेंटर में आना पड़ेगा। और वो आपको नवंबर में भी टेंटेटिव है, डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते कोरोना की वजह से, लेकिन अक्टूबर में हम वी विल डिसाइड एंड इन्फॉर्म यू। ठीक है सर। सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध हाँ, होगी? वेबसाइट पे होगी डेफिनेटली। और आप हमारे इसमें आप जो टेलीफोन नंबर भी दिया गया है और सतीश जी भी आपको शेयर कर सकते हैं, तो हमारे नंबर से आप फिर बात कर लेना। और अभी लिख सकती हो तो लिख लीजिए 9825212333 जी, 9825212333। ओके, और कोई? थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, मैं ममता भागवत बोल रही हूँ, हाँ काय ममता जी चिकित्सक बोलिए। प्रोफेसर हूँ। ओके फाइन, वेलकम। सर आपसे ट्रेनिंग लिया हुआ है मैंने, आप हाँ, जब आए थे और सतीश राइट भैया राइट, जी ने जो जी जी, ऑर्गेनाइज किया था, हाँ उसमें बेंगलोर में मैंने भी ना, भाग हम लिया था। संघ कार्यालय में, जो RSS कार्यालय में हुआ था कि वो जी सर, वहाँ वो एक सोसाइटी में हुआ था। कब आई थी? जी हमारा सर, 2 प्रोग्राम हुआ था। जी सर, दोनों में मैंने भाग लिया है। दोनों में? ओह ग्रेट, अच्छी हाँ बात है, जी चलो सर, फाइन। और बस तो आप प्रैक्टिस इस भी कर काम को रही आगे हूँ, बढ़े। अच्छा, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। फाइन। मुझे दिक्कत ये आती है, काफी हाँ, लोग इंटरेस्टेड होके आते हैं, पूरा सुनते भी हैं। हम्म, प्रॉब्लम यह है, दोनों वर्किंग कपल होते हैं, हम जितना टाइम बोलते हैं उतना दे नहीं पाते हैं, वही प्रॉब्लम हो जाते हैं। और मैंने इस मामले में सतीश जी से भी बात किया, जी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है क्या? हम ऐसे नहीं ममता जी, देखो हमको 15 साल हुआ, आज हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। हाँ दुनिया पूरी इसको समझने की कोशिश कर रही है, आपको डटा रहना पड़ेगा। आपको अगर आम खाना है, मैंगो खाना है, तो मैंगो तो जैसे पकेगा तभी खा सकते हैं, ऐसे आप कार्बाइड से पकाएंगे तो फिर आपको जहर ही जाएगा। तो वो भले दोनों वर्किंग है, लेकिन हमारे, मैंने आपको बताया ना, हमारे जो कपल 84, उसमें से 12 तो डॉक्टर है, एलोपैथी डॉक्टर है। 10 मुस्लिम दंपति ने ये करवाया, जो समझ ही नहीं सकते, आप मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये काउंसलिंग, कंसल्टिंग और पूरा ये चलाना पड़ता है, ये अभियान की तरह, तब लोग मानेंगे। जी तो सर, ममता जी बिल्कुल डेस्परेट मत होइए, और आपके पास बहुत अच्छी टीम है, और सतीश जी का मार्गदर्शन लेते रहिए, जरूर पड़े तो कभी आइए भी, और हम भी कभी जरूर आएंगे, लेकिन जरूर छोड़ना नहीं, ये काम छोड़ना नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं सर, जी जी, बिल्कुल भी चलो धन्यवाद। नहीं सर, क्योंकि प्रिंसिपल में हमें इतना यकीन हो गया है, वही एक तरीका है जो हमारा संस्कार को हाँ बरकरार रख बचाओ, सकता है, बिल्कुल तो डेफिनेटली। इसीलिए हम जुड़े रहेंगे सर। हाँ बस ठीक है, और चलो आपसे मार्गदर्शन की भी उम्मीद है सर। डेफिनेटली, हम साथ में ही है, हमारा ही काम है ये, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर, नमस्ते। नाइस टॉकिंग टू यू। सतीश जी, और ಯಾರಾದ್ರೂ कोई? ಯುವ ದಂಪತಿಗಳು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ದೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Sir, my name is Anita. हाँ, speak. Sir, now I'm running in 35 years. I have a elder kid. So Okay. now I'm planning one more kid because of his giving a very pressure. And he's little, not little, he's more active. Because of he's not having brothers and sisters, he's keep on asking me like I need brother and sister. So at the age of 35, how can I bear this? Is this possible or not? This is my really big question for me. प्रिंसिपली नो, डोंट बॉदर, यू कैन। लेकिन आपको एक कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे शुभमंगला है या ममता जी है, उसको एक बार बताना, कंसल्ट करवाना चाहिए, कि आपका सोनोग्राफी, आपका जो पूरा ओव्यूलेशन स्टडी करके फिर आपको बता सकते हैं। मैं इधर ऐसे ही वेबिनार में हाँ या ना नहीं बोल सकता, लेकिन आपका अगर विश है, इच्छा है, तो अभी जो इतना एज नहीं है, फिर भी अगर वो जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जेनेटिक चेंज आने लगता है, तो डॉक्टर और हमारे जो वैद्य है वही डिसाइड करेगा। लेकिन पूरा चांस है 40 साल 42 साल, लेकिन पहले ही नहीं हुए थे आप कंसीव, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, चर्चा आपके साथ पर्सनल करनी पड़ेगी। ये वेबिनार से ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको पूरा उम्मीद है, रखना चाहिए कि हो सकता है। Okay, thank you, sir. And one more doubt is, I am having a kid already. So he is expecting one more kid. If I am not getting pregnant, so how can I convince him? So that is also my question. ठीक है, आपके घर में दूसरा संतति होनी चाहिए, तो वही मैं कहता हूँ, आप दूसरा एडॉप्ट करो, वो भी एक रास्ता है, लेकिन वो तो होगा नहीं, कानून नहीं कर सकते। आपके पास एक किड आ गया, तो आपको प्रेगनेंसी का आपका राइट है, वो यूज करो, लेकिन आप उसके लिए पहले वैद्य से मिलना पड़ेगा।
उसके बाद ही आपको कह सकते हैं। Okay, sir. I'm trying. Actually, I'm doing yoga from past 2 years for this Okay, only. So for this better child. So let us see. I'll contact with the doctors. दोनों कोई भी डॉक्टर को आप मिलिए। और कोई ममता ने पूछा तो फिर से एक बार टेलीफोन नंबर मेरा बता देता हूँ, 9825212333। Okay. ओके, चलो ठीक है। Thank you very much. सतीश जी अब रखेंगे। Any queries, questions? Namaste, sir. हाँ नमस्ते, कौन? I'm Dr. Jayashree from Mysore speaking to you. वेलकम। जैसे कैसी हो? बहुत ठीक खुश है? हुआ आपके साथ बात करने के लिए और आपका ये प्रोग्राम देखने के बाद बहुत खुश हुआ और very happy to talk to you and have program with you. I'm very happy. आप ये प्रैक्टिस करती हो कि नहीं है? हाँ कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। ग्रेट। आज भी एक कपल आए थे सुबह आज भी आए थे और तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है मैसूर में। बस तो गर्भ संस्कार आपका देखने के लिए कभी आएंगे। आइए सर, जरूर आइए सर। ये कोरोना पूरा हो जाए थोड़ा, उसके बाद कभी आएंगे, ठीक है? आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी हरिओम, मेरा एक प्रश्न। हितेश जी नमस्ते, मेरा एक प्रश्न था, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। जी हरिओम जी, मेरा नाम शशिकांत पत्तार है, यहाँ बीटीएम से बेंगलोर में। हाँ, वाइफ अभी 6 मंथ है और अभी कोरोना है, सो इम्यूनिटी के लिए हम सभी घर में ले रहे हैं च्यवनप्राश वगैरह, लेकिन जो गर्भिणी है उनको कैसा देना है या नहीं, उसके बारे में जरा सा चिंतित हूँ, सो इसके लिए आपका राय। नहीं देखो, अभी तक जो कोरोना का ये 8 महीना हुआ ना, तो उसमें 38 ऐसी डिलीवरी का स्टडी किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो सबसे पहले आपका जो फीटस है वो सेफ है, कोरोना उसको नहीं हो सकता। 2 ही बच्चे का अभी जो बर्थ हुआ उसमें, लेकिन उसको कोरोना का वायरल लोड इतना नहीं था। तो एक तो कोई चिंता मत करो, ज्यादा कोई इम्यूनो बूस्टर ऐसा, बस गाय का दूध, गाय का घी मिलना चाहिए और पूरा हेल्दी एनवायरनमेंट, और कहीं कॉन्टेक्ट ऐसे पब्लिक कॉन्टेक्ट में ना जाए, इतना ही करो। बाकी कोई चीज जो नॉर्मल डाइट है वही देना है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरा यूट्यूब में भी एक है, ये पूरा वीडियो है इसका कि प्रेगनेंसी के दौरान, ये कोरोना के समय में प्रेगनेंसी कैसे केयर की जाए। तो आप मेरे नाम से टाइप करेंगे तो मिलेगा, और आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक भी हम भेज सकते हैं। फिलहाल तो मैं इतना ही बताऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी इतनी होती है फीटस के लिए कुदरत की, तो उसको आगे कुछ ही नहीं होता, ठीक है? तो सतीश जी मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो मैं यहाँ से आपसे। शुभमंगला जी। हाँ जी, शुभमंगला सर नमस्ते, सादर प्रणाम। सर से मुझे बहुत खुशी हुई। अभी 5 बजे से सर के दूसरा एक मीटिंंग में थी मैं। भाई बालो ही बलम राष्ट्र से बहुत अच्छा है सर, आजकल तो चाहिए ही हमें, और हम करेंगे। और भी ज्यादा लोगों में ये इसका जानकारी कर्नाटक में कम है, हमें ज्यादा करना है। इसके लिए आपका और भी हमें सपोर्ट चाहिए। आजकल तो हम सर से ज्यादा मिल रहे, इससे लगता है हम एक कर्मयोगी से मिल रहे हैं, तो और भी हम ज्यादा उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, कर्नाटक कुटुंब प्रबोधन से। और सतीश जी आपको भी धन्यवाद, कृष्णप्पा जी का वो जो ड्रीम है आप आगे लेके जा रहे हैं, और जो भी पूरा टीम के लिए सादर धन्यवाद। और सर को स्पेशली धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे धन्यवाद, हम तो कर्मयोगी है तो फिर उसको धन्यवाद क्या चाहिए। बहुत आप भी कर्मयोगी बनो, और सबको, सतीश जी को फिर से धन्यवाद, और पूरे कुटुंब प्रबोधन टीम को। मैं अभी एक खुशी आपको सामने शुभमंगला दिखती है तो मैं जाहिर कर दूं कि कल हम एक पूरा आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर राजकोट में शुरू कर रहे हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और पूरा पंचगव्य से ही ट्रीटमेंट होगा। सीएम हमारा उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और हमारे आरएसएस के सहसरकार माननीय बागैया जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और टोटल एवरेज, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ये नॉन गवर्नमेंट अप्रूव्ड बट हमारा एनजीओ का है, उसके द्वारा हम पूरा एक अच्छा सा प्राइवेट कोविड केयर सेंटर आयुर्वेद के थ्रू पूरा कर रहे हैं। तो वो सब आपको बताने से मुझे भी आनंद हो रहा है। कल वो हो जाएगा तो आपको डिटेल उसके लिंक वगैरह भेजेंगे। कल आप जुड़िए सुबह 11 बजे, ठीक है? ठीक है, शांति मंत्र के साथ हम विदा लेंगे। एक पंक्ति मैं शुरू करता हूँ, सभी जोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सतीश जी बहुत धन्यवाद। चलो अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते 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 सर। नमस्ते नमस्ते सतीश जी। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार।